हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो क्लास हमारी हर एक ही धमाकेदार होती है, लेकिन आज की क्लास कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र लेकर आएंगे और आपको डिटेल से समझाएंगे। जो पिछली क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो होने वाला है आज की क्लास में। सिर्फ एक चित्र के द्वारा 5 मिनट में ही आपको जो भी पहले पढ़ा था पिछली क्लास में वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा चल रहा है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आज इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम। पूरा चैप्टर आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें बहुत दिन हो गए, चैप्टर भी इतना बड़ा है। ठीक है, तो आज पूरे चैप्टर को कर देंगे खलास। बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पेश आपके सामने। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है, हमें नाक के द्वारा करते हैं श्वसन। ठीक है, तो नाक से शुरू करेंगे और ठेठ फेफड़ों के जो भी क्रिया प्रक्रिया है उसके तक अंत तक गहराई से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि कभी भूल नहीं पाए और आप देख देख कर भी उसे एग्जाम्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं। देखिए, तो स्टार्टिंग में जब हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन नाक के द्वारा लेते हैं। ठीक है, ये है नाक। ठीक है, आपकी भी नाक ऐसी है, इसकी भी। ठीक है, श्वसन को समझाने के लिए मैं ये लेकर आ चुका हूं आपके लिए। ये आदमी, कोई इसका नाम बता सकता है? इसका नाम है डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, नासा गुहा। नासा गुहा का अर्थ होता है नाक की गुहा या नाक के अंदर जो पाया जाता है उसे। तो वो हमारी नाक के अंदर पाए जाने वाले ये भाग आगे जाकर कहाँ खुलता है? आगे जाकर मुख से जुड़ जाता है। और कहाँ? नाक और मुंह दोनों एक से ही चलते हैं, एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं। तो इस जगह कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा तक पहुंच गए हैं। क्या है? नाक का और मुख का एक ही कांटेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर करना है तो क्या करता है, कभी किसी के उल्टी वगैरह होती है तो उल्टी मुंह के साथ साथ कभी कभी नाक में से होकर भी आ जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से चलेंगे हम। फिर यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर हमारी गर्दन आ गई। ठीक है, तो गर्दन आ गई तो गर्दन से थोड़ा सा ही ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इस ढक्कन का काम मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया और फिर से बता देता हूँ। इस ढक्कन का काम क्या है? इस ढक्कन का काम है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये श्वास नली पे जाकर लग जाता है। ठीक है, तो खाना खाते वक्त श्वास नहीं लेंगे, श्वास लेते वक्त खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, और कभी कभी हम खाना खाते वक्त श्वास लेते हैं तो इस घाटी ढक्कन में क्या होता है, जो भोजन है वो फंस जाता है, जिसके कारण हमें खांसी वगैरह उठने लगती है खाना खाते वक्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो दैनिक दिनचर्या से रिलेटिव है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप तुरंत समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, घाटी ढक्कन से आगे जाने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर होता है घाटी ढक्कन से श्वास नली होती है। तो श्वास नली ये होती है 11 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ये श्वास नली यहाँ से और यहाँ तक 11 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। तो इसके अंदर और क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है सियाकार के छल्ले। अब ये सियाकार के छल्ले क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं या खाना खाते हैं तो जो श्वास है वो कभी एकदम से ले लेते हैं, कभी एकदम से छोड़ते हैं। तो उस कारण दबाव के या प्रेशर के कारण श्वास नली कहीं से पिचके नहीं। ठीक है, किसी के घाटी ये क्या है, किसी के ये सियाकार के छल्ले खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, जो श्वास नली है वो वहां से पिचक जाती है, जिससे क्या होता है, उसे माइनर हार्ट अटैक आ जाता है। और कभी ज्यादा ही पिचक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या होता है कि
प्रकृति, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि व्यक्तियों के सी आकार के छल्ले कृत्रिम रूप से डाले जाते हैं। ठीक है, आपने कभी किसी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार वगैरह के बारे में सुना भी होगा कि उसके तो छल्ले डल रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेस होते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दूसरे छल्ले डाल देते हैं जिससे श्वास नली पिचकती नहीं है। तो श्वास नली नहीं पिचकेगी तो हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो मुख गुहा के बाद में हमारे सी आकार के छल्ले आ गए। सी आकार के छल्ले के बाद में जो सी आकार के छल्ले से पहले हमारा घाटी ढक्कन भी हो गया, घाटी ढक्कन से पहले सी आकार के छल्ले बाद में। ठीक है, तो सी आकार के छल्लों के बाद में पूरी श्वास नली आ गई। तो श्वास नली मैंने आपको पढ़ाया था कि श्वास नली आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, तो बटकर दो हिस्सों में बट जाती है। तो दो हिस्से कहाँ कहाँ जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। क्या क्या, एक हिस्सा जाता है इधर की तरफ, दूसरा हिस्सा जाता है इधर की तरफ। तो क्या होता है, इन जो हिस्से जाते हैं इनमें भी घाटी ढक्कन होता है, क्योंकि इनमें होकर भी श्वास जाता है। ठीक है, तो ये भी पिचकने का खतरा इनमें भी बना रहता है। ठीक है, तो इस कारण इनमें भी क्या होता है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से आगे जाएगा और फिर यहाँ से जो एक श्वास नली है वो दो में बट गई और फिर दोनों श्वास नली एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ चली जाती है और इनमें से 3 करोड़ या 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। पिछले क्लास मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बताया था और आप देख लीजिए। ठीक है, इतनी कूपिकाएं होती है। तो ये कूपिकाएं हैं, इनके जो ये हिस्सा है आखिरी हिस्सा, यहाँ पर क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियां या रुधिर कणिकाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इन रुधिर कणि ये हैं कूपिकाएं, इन कूपिकाओं के ऊपर एक परत पाई जाती है, ये देखिए। ठीक है, ये परत पूरी मिलकर एक क्या बनाती है, फेफड़ा या फुफ्फुस बनाती है। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों साइड में होता है, इधर होता है बायां फेफड़ा और इधर होता है दायां फेफड़ा। ठीक है, तो दोनों ही कैसे होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो इनके नीचे एक डायाफ्राम पाया जाता है। ठीक है, ये डायाफ्राम क्या करता है, जब ये फेफड़े फूलते हैं, ठीक है, जैसे ये फूलेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और जैसे ये पिचकेंगे तो ये इस प्रकार चौड़ा वापस हो जाएगा। ठीक है, इसका काम ये है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लचीला भी होता है जिससे सिकुड़ता चौड़ाई बढ़ती है और सिकुड़ जाता है ये भी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम यहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो इनके बारे में समझने के बाद पूरी प्रक्रिया अंदर होती क्या है वो प्रक्रिया देखते हैं। जब हम सांस लेंगे तो यहाँ से होकर जाएगा के होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें भर जाएगा। सांस ले लिया तो ये कूपिकाओं में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं अत्यधिक मात्रा में। तो ये रुधिर वाहिनियां क्या करती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन हमने ली है उस ऑक्सीजन को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सोख लेती है और सोखने के बाद क्या करती है, ये इनमें जो रुधिर वाहिनियां पाई जाती है वो रुधिर वाहिनियां शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को क्या करती है, पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा तो मैं बता दूं कि हमारे रक्त में भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और वो ऑक्सीजन रक्त में आता कहाँ से है, यहाँ पर ये रुधिर वाहिनियां फेफड़ों में से लेकर ऑक्सीजन उसमें जाकर घोलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन को ले जाती है तो रुधिर वाहिनियां तो ऑक्सीजन को तो वहां पर छोड़ देती है और क्या करती है, वहां से CO2 को लेकर आती है और यहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है, तो CO2 को यहाँ पर आने के बाद इनमें से CO2 वापस आएगी और यहाँ से होते हुए वापस मुख नाक के द्वारा निकाल दी जाएगी। जैसे कि मैंने श्वास लिया तो श्वास लेने के बाद अब मेरे फेफड़ों में चली गई ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मैं श्वास छोड़ूंगा तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, वापस मेरे फेफड़ों है उनकी रुधिर वाहिनियां उन्होंने वापस लाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई।
ये देख लीजिए, ये मस्तिष्क, ये है कान, ये है आँख, नाक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चित्र से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने कल पढ़ाया है वो इस चित्र के द्वारा ये शॉर्ट में एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस चित्र को समझ लीजिए, इन भागों को भी समझ लीजिए। आप वैसे तो इनके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है, तो चित्र को देखकर भी आप पूरा डिस्क्राइब वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो शॉर्ट में ही हम इसे पूरा कर सकते हैं और बना बना कर भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ तो इस प्रकार से जानते ही होंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो क्या है, ऐसी और अमेजिंग क्लासेस की वीडियो है या फिर अगले चैप्टर की वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगले पेज पर पढ़ते हैं हम, ठीक है। चैप्टर को आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि पादपों में संवहन के लिए दो ही, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही काम में आते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ आपको पता होना आवश्यक है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें तो पता होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें की इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए, जैसे मानव के सभी तंत्रों के बारे में, पादपों के सभी तंत्रों के बारे में, और पादपों का जो हरा रंग है वो क्यों होता है, ठीक है। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ये सब चीज़ तो आपको पता होना आवश्यक है, वरना आपका 10th क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पादपों में संवहन किस प्रकार होता है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो डिटेल से आज समझ लीजिए, ठीक है। तो पादपों में संवहन किस प्रकार होता है, किन किन के द्वारा होता है, वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पादपों में संवहन किस प्रकार होता है, तो दो चीज़ों के द्वारा होता है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, पादपों में जल को ऊपर पहुंचाने का, या पादपों में जो जल होता है वो पादप जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। फिर उस जल को जो पादप के सभी भागों तक, पत्तियों, तनों, इन तक पहुंचाने का कार्य करता है ऊपर की तरफ। जैसे पौधा सीधा होता है, पौधा इस प्रकार होता है, ठीक है। तो पौधे की ये जड़ें हैं, तो इन जड़ों से हमने जैसे पानी डाला इसमें, तो जड़ों से पानी को तो ले लिया, फिर अवशोषित करने के बाद ये जाइलम और फ्लोएम की परतें होती है, वो ही पानी को ऊपर की तरफ ले जाती है और पौधे के जो सभी भाग हैं उनको सर्व करती है, ठीक है। इस प्रकार होता है। तो किन किन के कारण होता है, पानी किस किस दबाव के कारण ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है जाइलम। जाइलम के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए, यह मृत ऊतक है। मृत ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है, इस कारण इसे मृत ऊतक कहते हैं, ठीक है। जल को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। जो जल होता है पौधों में, उसको सभी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। तो आपसे जो एग्जामिनर होगा, जो कि आपका बायो, या आपको कोई भी पूछ सकता है ये सवाल, आपसे कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जाइलम और फ्लोएम सभी जानते हैं इनके बारे में, लेकिन जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इनके बारे में जो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, पौधे के सभी भागों तक पानी को सर्व करता है या पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम का निर्माण ट्रेकिड्रस वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर के मिलने से होता है, ठीक है। ट्रेकिड्रस वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर, ये चारों मिलकर क्या करती है, जाइलम का निर्माण करती है, ठीक है, मिलने से होता है। और क्या होता है कि इनमें से जाइलम पेरेन्काइमा जीवित है, बाकी सब तीनों मृत हैं। ये चार हैं, ठीक है, एक मिनट, ये चार हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये और ये, एक ये, ठीक है। इन चारों में से क्या होता है कि जो पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये दिख रहा है आपको, केवल ये ही जीवित होता है और ये सब कैसे होते हैं, मृत रूप में होते हैं, ठीक है। इस कारण से क्या करते हैं, इसको मृत ऊतक भी कहते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, मृत ऊतक भी कहते हैं। पहली लाइन पढ़ते यह मृत ऊतक है, इस कारण इसको मृत ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसमें चार में से तीन कोशिकाएं कैसी पाई जाती है, मृत पाई जाती है। केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित पाई जाती है, ठीक है।
तो आगे देखते हैं कि इन मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। जिनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की हानि पत्तियों के रंध्रों से होती है। ठीक है। तो आप ये तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लो कि जो सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस कारण उस क्रिया में जो पौधे के जल है, पौधे का जो जल है वो कहाँ से बाहर निकलता है? वो निकलता है पौधे की पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उससे बाहर निकलता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रयोग पौधे की पत्तियों की जो रंध्र है उनसे जो पानी निकलता है उसको प्रैक्टिकल में समझाऊं, तो आप हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है SK सर एक्सपेरिमेंट, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हैं या इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, मैं ये वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है अगली क्लास की वो आपको तुरंत से मिल जाए। ठीक है। तो सूरज के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की हानि पत्तियों के रंध्रों से ही होती है। जो जल है वो पत्तियों के रंध्रों से ही बाहर निकलता है और वाष्पोत्सर्जन जो वह प्रकृति में चला जाता है। ठीक है। रात्रि के समय मूलदाब जल को ऊपर की ओर ले जाता है। जो रात्रि के समय है पौधे में जो पानी सर्व होता है वो रात्रि के समय होता है, और किस कारण होता है? मूल दाब के कारण। मूल का अर्थ होता है जड़ों के दाब के कारण। जड़ें दाब लगाकर पानी को ऊपर की ओर पहुंचाती है। ठीक है। दाब के कारण और ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तथा इसके अलावा एक और चीज है, कौन सा है? संसर्जन बल व असंसर्जन बल। पौधे की जो भाग हैं उनमें दो बल पाए जाते हैं जड़ों में, जो संसर्जन बल कहते हैं उसे, और पहला है संसर्जन बल और दूसरा है असंसर्जन बल। ये क्या करते हैं? ये भी जो पौधे की जड़ों द्वारा मूल दाब के द्वारा पानी को, पौधे में जल को ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, उस जल को इनके पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है। जैसे मूल दाब के द्वारा पौधा जब जल को ऊपर की ओर पहुंचाता है तो ये संसर्जन बल और असंसर्जन बल ये भी जल को ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं, जल को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है। जाइलम वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन से भी सहायक होता है। ठीक है। जो जाइलम है वो वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो ताप होता है पौधे का उसको नियमन में भी सहायक होता है। क्योंकि कैसे होता है? जैसे जाइलम के द्वारा पानी को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। और अगर जाइलम पौधे के सभी भागों तक कुछ समय तक पानी को नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा कि पौधे के जो पत्तियां हैं वो ताप उनका बढ़ जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे पत्तियां जलने लग जाएंगी धूप से। ठीक है। और अगर जो धूप से नहीं जलती है पत्तियां, ठीक है, तो वो क्या होती है? धूप के कारण वो अपना ताप कैसे करती है? मेंटेन कर लेती है। वो पानी को वाष्पोत्सर्जित करके जो है उसको मेंटेन कर लेती है ताप को। ठीक है। और जाइलम के द्वारा अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वो ताप को मेंटेन नहीं कर पाएंगी और पत्तियां खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि हम कमरे में रहते हैं तो हमें कुछ गर्मी ज़्यादा ही लगती है, और किसी पेड़ वेड़ के नीचे रहते हैं तो हमें थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती है। वो क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल निकलता है उस जल के कारण ही हमें ठंडी हवा महसूस होती है। ठीक है। तो अगले पेज पर और इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जाइलम पढ़ लिया, अगले पेज पर पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में, इसका सेकंड फ्लोएम। ठीक है। जाइलम के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ठीक है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है कि ये है ना, भोजन तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण इसमें होता है। ये क्या करता है कि फ्लोएम है ना, वो भोजन और खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है पौधे में। ठीक है। पौधे में भोजन और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। आगे क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऊतकों में पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया फ्लोएम के द्वारा होती है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊतक पदार्थ बनता है, उस पदार्थ या प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और उस भोजन को ही ये क्या करता है? सभी भागों तक पहुंचाता है। इसे ही स्थानांतरण कहते हैं, और ये स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है। यह पदार्थ जड़ों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाते हैं।
तो ये क्या करता है, जो फ्लोएम के द्वारा जो फ्लोएम है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है, पौधे के बीज फल जड़ों वाले भाग तक और वृद्धि वाले भाग तक ले जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भोजन होता है और भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के फल, बीज, जड़ों और वृद्धि वाले अंगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, फ्लोएम जीवित ऊतक है, यह 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। फ्लोएम कैसा है, जीवित ऊतक है। ठीक है, और जाइलम क्या था, मृत ऊतक था। तो जीवित ऊतक है तो ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिका, तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, और चौथा है फ्लोएम रेशे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपर मुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। तो क्या करता है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। ठीक है, साथी कोशिकाओं में होती है ये, और 2 प्रकार से होती है। चालनी नलिका, साथी कोशिका की चालनी नलिका में होती है, एक तो ऊपरी मुखी या ऊपर वाले मुख पर, अधोमुखी या नीचे वाले मुख, दोनों दिशाओं में ये प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण की प्रक्रिया। और मैंने ऊपर बता दिया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक सर्व करना। ठीक है, फ्लोएम स्थानांतरण ऊर्जा द्वारा पूर्ण करता है। तो फ्लोएम है वो स्थानांतरण करता है भोजन का सभी भागों तक, वो ऊर्जा के द्वारा करता है। ठीक है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी भागों तक पहुंचाने के लिए। तो सुक्रोज फ्लोएम में जाकर इसका परासरण दाब बढ़ा देता है। जो सुक्रोज है या चीनी है, वो क्या करता है, अगर पौधे में चीनी डाल देंगे तो क्या करेगा, वो पौधे में चीनी है वो उसका परासरण दाब बढ़ा देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जल जाइलम में प्रवेश कर जाएगा। जाइलम में जिससे जल प्रवेश कर जाएगा, और उससे क्या होगा कि जैसे जाइलम में प्रवेश करेगा जल, तो पौधा है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पौधे में जो कमी आने लग जाएगी, क्योंकि रिवर्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पौधे में ऊपर की जगह जल जाने से बजाय पौधे में से जल निकल के नीचे जड़ों में इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचाता है जहां दाब कम होता है। यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचाता है। ये दाब है वो क्या करता है, पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचा देता है। फ्लोएम है, फ्लोएम से भी ऊपर दाब चला जाता है। ठीक है, फ्लोएम से ऊपर तक में चला जाता है जहां दाब कम होता है। कम दाब अधिक दाब लगता है, जिससे कि ऊपर चला जाता है, और ऊपर दाब जाकर कम हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए, रुधिर वाहिकाएं या रुधिर नलिकाएं। ठीक है, दूसरा होता है परिसंचरण हेतु माध्यम, परिसंचरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता होती है वो। ठीक है, और तीसरा होता है हृदय, हृदय में जो रुधिर है वो आता है और जाता है। ठीक है, ये इस कारण ये भी काम आता है, और ये भी मानव परिसंचरण तंत्र का ही अंग माना जाता है। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाएं हैं, इनमें पहला है धमनी। ठीक है, तो इसका पहला भाग है धमनी। तो धमनी के बारे में पढ़ते हैं। आपने नाम तो सुना होगा पहले भी, धमनी और शिराएं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये धमनी क्या होती है, ये क्या काम करती है, देखिए, रुधिर को शरीर के सभी अंगों से हृदय तक ले जाती है। सभी अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके और हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। ठीक है, ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पर निकलता है। ठीक है, रुधिर को जो मानव के जो सभी अंग हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, धमनी। ठीक है, तो हृदय से जब रक्त निकलेगा तो वो तेज प्रेशर से निकलेगा, तो तेज प्रेशर से जो धमनी फटे नहीं, इस कारण ये धमनी क्या होती है, इसकी परतें क्या होती है, मोटी होती है, जो क्या करती है, तेज प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। ठीक है, और इसके बाद है ये इनकी
परत क्या होती है, उच्च दाब के कारण मोटी होती है। ठीक है, उच्च दाब को सहन करने के कारण इनकी परत मोटी होती है। अधिकतर धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण करती हैं। अधिकतर धमनियां होती है वो ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण करती है। ऑक्सीजनित रुधिर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिले हुए रुधिर को, जो धमनियां होती है वो क्या काम करती है, हृदय से रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना। तो हृदय से जो रक्त निकलेगा वो सभी भागों तक पहुंचेगा, वो रक्त क्या होगा, ऑक्सीजनित होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होगी। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजनित रक्त उसे ही कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। ठीक है, अधिकतर धमनियां स्थानांतरण करती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती हैं। अधिकतर धमनियां तो क्या करती है, स्थानांतरण का कार्य करती है, इधर से उधर ले जाती है, इधर से उधर ले जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो फुफ्फुसीय धमनियां हैं, जो फुफ्फुस से या फेफड़े से जुड़ी हुई जो धमनियां हैं, आप लोग को पता है कि फुफ्फुस में ही ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन जुड़ी हुई धमनियां हैं, फुफ्फुस से जुड़ी हुई जो धमनियां हैं वो धमनियां क्या करती है, ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, तो धमनी हो गई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम सिराएं। सिराएं क्या होती है, ठीक है, सिराएं अंगों से रक्त एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती है। धमनी तो क्या करती है, रक्त को हृदय से निकाल कर सभी भागों तक सर्व कर देती है। ठीक है, तो वापस भी तो रक्त को लाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या सिराएं क्या करती है, सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके वापस ले जाकर क्या करती है, हृदय को दे देती है। ठीक है, ये काम करती है, हृदय तक पहुंचाती है, हृदय तक ले जाती है। सिराओं की भित्तियां धमनी से पतली होती हैं क्योंकि इनमें रक्तदाब कम होता है। ठीक है, जो सिराओं की जो होती हैं परतें होती है, या फिर सिराओं की परतें होती हैं, भित्तियां होती है, वो धमनी से पतली होती है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर दबाव नहीं होता है, इस कारण से ये पतली ही होती है। ठीक है, ये पतली होती है क्योंकि इनमें रक्तदाब कम होता है। ठीक है, सिराओं में रुधिर का एक तरफ प्रवाहन के लिए वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, जो सिराओं में रुधिर क्या होता है, एक तरफ बहता है। ठीक है, किधर को बहता है, रुधिर होता है वो बहता है हृदय की ओर। ठीक है, हृदय में जाता है, सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय की ओर ले जाती है सिराएं। तो हृदय की ओर जब रक्त जाता है तो वो क्या होता है, स्लो मोशन में जाता है, धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जाने के कारण उसका प्रवाहन एक तरफ होता है, तो एक तरफ होता है तो धीरे धीरे जाने के कारण, ताकि कम दाब से प्रवाहित रुधिर पीछे की तरफ न बहने लगे। जो सिराएं होती हैं उनमें बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं। अब ये वाल्व क्या काम करते हैं, ताकि जब धीरे धीरे रक्त हृदय तक पहुंचे, तो रक्त धीरे धीरे जा रहा है तो क्या करे, वो धीरे धीरे जाता है तो वो वापस उल्टा न बहने लगे। ठीक है, क्या है, दबाव कम होता है। ठीक है, कम दाब के कारण उसकी भित्तियां भी पतली होती है, और कम दाब के कारण वो क्या है, वापस पीछे की तरफ न बहने लग जाए, इस कारण उसमें छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसके प्रवाहन को, एक तरफ जो प्रवाहन होता है उसको सुचारू रूप से चालू रखते हैं। देख लिखा भी है मैंने, कम दाब से प्रवाहन रुधिर पीछे की तरफ न बहने पाए, इसलिए क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, कई व्यक्तियों के आपने सुना भी होगा कि इसके वाल्व खराब है या वाल खराब है। ठीक है, वो यही वाल्व होते हैं। इस कारण से क्या होता है, उनका रक्त है वो पूरी तरह से हृदय को नहीं मिल पाता है, रक्त में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि कभी भी एक समय उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके बाद होता है, इसमें ही है रुधिर वाहिकाओं में है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है, ठीक है, केशिकाएं सक्रिय पतली रुधिर वाहिकाएं होती है। ये भी रुधिर वाहिकाएं होती है। कैसी होती है, सक्रिय, ये सक्रिय छोटी होती है, पतली भी होती हैं, और रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, जो धमनी व सिरा के बीच में होती है, धमनी और सिरा के बीच में केशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो पाठ होता है हमारा खत्म यहीं पे। ठीक है, तो अगला पाठ अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अगर पूरी क्लास में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अगली वीडियो या अगले पाठ की वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।